हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर साइकोलॉजी। आई एम डॉक्टर प्रतिमा शुक्ला। पिछली वीडियो में हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में डिटेल में स्टडी की। आज की वीडियो में हम लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में डिटेल में समझेंगे। लॉन्ग टर्म मेमोरी वो होती है जिसमें व्यक्ति किसी भी तरह की सूचना को जो उसने अपनी मेमोरी में स्टोर किया हुआ है उसको वो 20 से 30 सेकंड से लेकर के असीमित समय के लिए अपनी मेमोरी में स्टोर करके रख सकता है। इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती हैं वो कुछ कुछ स्थायी नेचर की होती हैं और उसकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और उसका जो टाइमिंग ड्यूरेशन होता है वो भी असीमित हो सकता है। कुछ कुछ मामलों में असीमित हो सकता है, मतलब उसको लंबे टाइम के लिए अर्थात पूरे जीवन काल तक के लिए भी स्टोर करके सूचनाओं को रखा जा सकता है। हम इसे इस तरह कह सकते हैं कि जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है उसमें किसी भी तरह की सूचना को बहुत थोड़े टाइम से लेकर के पूरे जीवन काल तक के लिए स्टोर करके रखा जा सकता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में सूचनाओं को दो तरीके से स्टोर किया जाता है। जो पहले तरह की सूचना होती है उसे टेम्पोरल सीक्वेंस के क्रम के साथ से संबंधित होती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में सूचना को दो तरीके से स्टोर किया जाता है। जो पहले तरह की सूचना होती है वो टेम्पोरल सीक्वेंस के क्रम से संबंधित होती है, जिसे एपिसोडिक मेमोरी कहा जाता है। एपिसोडिक मेमोरी में किसी भी तरह की सूचना को जब हम स्टोर करते हैं तो वो कब से रिलेटेड होती है। जो टेम्पोरल सीक्वेंस अर्थात सामयिक पहलू से होता है, मतलब हमारे साथ जो कुछ भी घटना घटित हो रही है वो कब घटित हो रही है, उससे संबंधित जो सूचना को हम स्टोर करते हैं वो एपिसोडिक मेमोरी के अंतर्गत स्टोर किया जाता है। हम उदाहरण के तौर पर अगर समझना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे बचपन के दिन, या कोई भी व्यक्ति बताता है कि जब मेरा बचपन का दिन बहुत खुशहाल था, हमने बचपन में बहुत मस्ती की थी, हमारे बचपन में किसी भी तरह का कोई दुख नहीं था और हम मार्केट गए थे, वहाँ पे हमने एक जादूगर को देखा, हमें वहाँ पे बहुत मज़ा आया। इस तरह की जो सूचनाएं होती हैं वो एपिसोडिक मेमोरी के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि ये तरह की जो सूचनाएं हैं ना वो टेम्पोरल सीक्वेंस से संबंधित हैं, सामयिक पहलू से संबंधित हैं, जिसमें समय के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें कब हुई थी सूचनाएं, जब हम बचपन में थे तब ऐसा हुआ था, कल जब हम वहाँ गए थे तब ऐसा हुआ था, कल जब हम जाएंगे तब ऐसा होगा। इस तरह की जो सूचनाएं होती हैं वो टेम्पोरल सीक्वेंस से संबंधित होती हैं, जिसे एपिसोडिक मेमोरी के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरी तरह की सूचना जो LTM में बताई गई है उसका संबंध कुछ उस तरह की सूचना से होता है जो कि किसी भी कॉन्सेप्ट के या किसी भी शब्द के अर्थ से संबंधित होती है, जिसे इन्होंने सिमेंटिक मेमोरी कहा है। सिमेंटिक मेमोरी को जेनरिक मेमोरी भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम इसे समझें तो हम ऐसे कहते हैं कि जैसे मखमल होता है, उसका नेचर मुलायम होता है, मखमल मुलायम होता है, और जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो किसी भी चीज़ के अर्थ से संबंधित होती है, किसी भी सिंबल के, किसी भी वर्ड्स के, किसी भी कॉन्सेप्ट के अर्थ से संबंधित होती है, वो क्या होती है, सिमेंटिक मेमोरी के अंतर्गत उस तरह की सूचनाओं को स्टोर किया जाता है। इसके अंतर्गत वो सूचनाएं आती हैं, जिसे जेनरिक मेमोरी या सामान्य मेमोरी भी कहा जाता है। अब इन एपिसोडिक और सिमेंटिक मेमोरी के बीच में अगर हम अंतर को समझें तो जो एपिसोडिक मेमोरी होती है वो कब से संबंधित होती है, व्हेन से संबंधित होती है। अर्थात एपिसोडिक मेमोरी का मतलब है कि वो कब घटित हुई, हमारे बचपन में ऐसा हुआ, कल ऐसा हुआ, उस दिन ऐसा हुआ, 1 साल पहले ऐसा हुआ। तो इस तरह की जो संबंधित सूचनाएं होती हैं वो एपिसोडिक मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। लेकिन जो सिमेंटिक मेमोरी होती है, सिमेंटिक मेमोरी के अंतर्गत क्यों और कैसे की व्याख्या की जाती है। सिमेंटिक मेमोरी के अंतर्गत ये होता है कि भाई जल का फॉर्मूला H2 होता है तो वो क्यों होता है या फिर कैसे होता है, उसको प्रैक्टिकल करके एक्सपेरिमेंट में बताया जाता है कि भाई कैसे होता है। किसी भी चीज़ को इसमें प्रैक्टिकल करके साबित किया जाता है क्यों और कैसे पे डिपेंडेंट होती है सिमेंटिक मेमोरी, जबकि ये कब पे डिपेंड होती है। अब इसी में एक और टर्म आता है जिसे ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी कहा जाता है। ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी जो होती है वो एपिसोडिक मेमोरी का ही पार्ट होती है। ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी जो होती है वो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित होती है, उसके अपने पर्सनल लाइफ के बारे में जो भी सूचनाएं स्टोर की जाती हैं, जो मेमोरी बनती है वो ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी कही जाती है। अब ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी का अगर कोई स्टडी करना चाहे कि हम कैसे पता कर पाएंगे कि ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं या क्या क्या होता है, तो इसका स्टडी करने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए 2 तरह की टेक्निक बताई गई है। पहली टेक्निक वो है जिसे क्वेश्चनायर मेथड कहा जाता है। क्वेश्चनायर, अब ये जो क्वेश्चनायर मेथड होता है इसमें क्या होता है कि क्वेश्चनायर मेथड में छोटे छोटे प्रश्नों की एक सूची बनाई जाती है। जो भी स्टडी करना चाहता है, जो इसके बारे में कुछ भी पता लगाना चाहता है, वो छोटे छोटे क्वेश्चन की एक सूची बनाता है और संबंधित व्यक्ति को वो क्वेश्चनायर दिया जाता है, या फिर वो खुद से उस चीज़ के बारे में बता सकता है, या फिर जो
स्टडी जो व्यक्ति कर रहा है, जो अध्ययन करता है, वो उससे संबंधित जो क्वेश्चन है उनको वो सामने वाले व्यक्ति से पूछ भी सकता है उस क्वेश्चन के बारे में, और वो उसका रिस्पॉन्स करेगा। तो जो भी उसका रिस्पॉन्स आएगा, जो वो क्वेश्चनर फिल करने के बाद जो भी उसमें फिल होगा फॉर्म, उसकी स्टडी करने के बाद जो अध्ययन करता है वो ये बता सकता है कि भाई उसकी ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी में क्या क्या चीज़ें स्टोर हैं और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। दूसरा मेथड जो इसके अंतर्गत बताया गया है वो है डायरी राइटिंग का। अब डायरी, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि डायरी राइटिंग जो होगी उसमें कोई चीज़ लिखा जाएगा। अब डायरी राइटिंग जो है इसमें क्या होता है कि जो अध्ययन करता होता है, जो स्टडी कर रहा है, एक्सपेरिमेंटर जो है, वो संबंधित व्यक्ति को एक डायरी देता है और उसमें वो ये बोलता है कि अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में, उसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डेली लाइफ में जो कुछ भी घटित हो रहा है आप उसके बारे में इसमें सीक्वेंस में लिखते जाइए कि हमने ये किया, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। और इस तरह का जब वो डायरी को कंप्लीट कर लेता है तो जो अध्ययन करता है, जो एक्सपेरिमेंटर है, वो उस चीज़ को, उन सारे जो उसने डायरी में लिखा हुआ है उन सारी बातों को वो अच्छे तरीके से पढ़ता है। उसके बाद उनका अध्ययन करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि क्या चीज़ें इसमें ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित चीज़ें होती हैं, कि उसके खुद के जीवन में क्या क्या घटित हो रहा है उससे संबंधित होती है। ये एपिसोडिक मेमोरी का एक पार्ट है। अब एपिसोडिक मेमोरी क्या है, थोड़ा सा ब्रॉड एरिया है। एपिसोडिक मेमोरी में क्या होता है कि टेम्पोरल सीक्वेंस से संबंधित चीज़ें होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसके अपने पर्सनल लाइफ से ही संबंधित हो, वो और भी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे हम कहीं गए थे, हम कहीं घूमने गए थे, तो हमने वहाँ पे एक जादूगर देखा, वहाँ पे हमने एक ऐसा व्यक्ति देखा जो लोगों को हंसा रहा था। मतलब दूसरे के जीवन से संबंधित भी हो सकती हैं जो उसके साथ घटित हुई हैं। लेकिन ऑटोबायोग्राफिकल में क्या होता है कि उसके खुद से संबंधित, उसके अपने पर्सनल से संबंधित जो चीज़ें होती हैं या जो सूचनाएँ होती हैं, इस तरह की मेमोरी में उन सूचनाओं को इंक्लूड किया जाता है। अभी हमने देखा कि LTM में किस तरह से सूचनाओं को स्टोर किया जाता है, LTMs के टाइप्स क्या क्या होते हैं और उनके अंतर्गत कौन कौन तरह की सूचना आती हैं। अब हम ये देखते हैं कि LTM से सूचनाओं की किस तरह से रिट्राइवल किया जाता है, किस तरह से सूचनाओं को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, किस तरह से उन्हें रिकॉल किया जा सकता है। तो LTM क्या होता है कि इसमें असीमित तरह की सूचनाएँ को संचित किया जा सकता है, असीमित टाइम के लिए, अनलिमिटेड टाइम के लिए भी, और असीमित क्षमता में। उसकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, उसका टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि LTM जो है वो परफेक्ट मेमोरी होती है, इसमें भी बहुत सारी कमियां पाई जाती हैं। जिसके अंतर्गत एक फॉर्मूला आता है जिसे कहते हैं TOT फॉर्मूला, टिप ऑफ द टंग फिनोमिना, TOT फॉर्मूला। अब टिप ऑफ द टंग फॉर्मूला जो होता है, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति, जैसे किसी व्यक्ति ने कोई किताब कहीं रख दी, अब उसको दिमाग में तो आ रहा है कि हाँ वो ग्रीन कलर का उसका कवर था, उसके राइटर ये थे और मैंने वो किताब ली हुई थी, मैंने उसको कहीं पे रखा हुआ, पर उसको एग्जैक्ट पोजीशन नहीं याद आती है कि हमने अलमीरा में रखा या कहीं टेबल पे रखा, कहाँ रखा, उसको एग्जैक्ट याद नहीं पाता है। उसको ऐसा लगता है कि हमारी ज़बान पे ही है, टिप ऑफ द टंग मतलब हमारी ज़बान पे ही है, एकदम ज़बान की नोक पे ही है वो चीज़ें, पर मुझे एकदम से याद नहीं आ रही, पर थोड़े टाइम के बाद वो चीज़ें याद आ जाती हैं। इसे ही टिप ऑफ द टंग फॉर्मूला फिनोमिना कहा जाता है। ये टिप ऑफ द टंग फिनोमिना जो है ये कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। अब एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं ब्राउन, 1976 में, इन्होंने बताया रिट्राइवल करने के इन्होंने 2 तरीके बताए, किसी भी चीज़ को पुनः प्राप्त करने के LTM से इन्होंने 2 तरीके बताए। जो पहला है वो है रिकॉल मेथड। जो रिकॉल है, रिकॉल में क्या होता है कि हमने जो मौलिक सूचनाओं को याद किया है, मतलब जो बेसिक इन्फॉर्मेशन को हमने पढ़ा हुआ है या समझा है या कहीं से जाना है या देखा है, उन सूचनाओं की अनुपस्थिति में, मतलब वो सूचनाएं प्रेजेंट नहीं होती हैं और उस सिचुएशन में हमें उस सूचना को याद करना होता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो किसी बच्चे को कोई पोएम याद करने के लिए दिया जाता है होमवर्क में, वो घर से पोएम याद करके आता है, तो वो टीचर को बिना उस मौलिक सूचना की प्रेजेंस के ही, मतलब टीचर उसको वो बुक दिखाती नहीं है, दोबारा वो पोएम दिखाती नहीं है, उसको अपने मन से उस पोएम को रिकॉल करना होता है, सुनाना होता है। इसे क्या कहते हैं? रिकॉल मेथड कहते हैं, जिसमें कि मौलिक सूचनाएं जो व्यक्ति ने ग्रहण की हुई हैं वो अवेलेबल नहीं होती हैं। दूसरा जो इन्होंने बताया वो है रिकग्निशन। रिकग्निशन में क्या होता है कि व्यक्ति ने जो मौलिक सूचनाओं को जिससे सीखा हुआ है या जिसे कभी देखा हुआ है उसने, उन सूचनाओं के साथ साथ बहुत सारी अलग दूसरे तरह की सूचनाएं भी उनके साथ इंक्लूड कर दी जाती हैं, और व्यक्ति को उन सारी सूचनाओं में से जो मौलिक सूचनाएं जो उसने कभी देखी हैं, कभी पढ़ी हैं, सुनी हैं, उसके बारे में उनको बताना होता है कि भाई ये सूचनाएं हैं जिनके बारे में हम जानते हैं या हमने कभी देखा पढ़ा सुना हुआ है, और बाकी जो सूचनाएं उसने नहीं पढ़ी सुनी है उनको अलग छांट देना होता है, और जो जिसके बारे में उनको नॉलेज है उसको
अलग से हाईलाइट कर देना होता है। तो ये होता है रिकॉल और रिकॉग्निशन। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिट्राइव करने के लिए कुछ रिट्राइवल क्यूज भी बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट रिट्राइवल क्यूज जो होता है उससे जो मेमोरी फॉर्म होती है उसे कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी कहा जाता है। अब कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी में होता क्या है कि व्यक्ति किसी भी तरह की सूचना को जब वो सीख रहा होता है, जब वो लर्न कर रहा होता है, जब वो अपनी मेमोरी में स्टोर कर रहा होता है, उस टाइम पे जिस तरीके के संदर्भ में वो सूचनाओं को स्टोर करता है उसी तरीके का जब सेम संदर्भ होता है दोबारा जब वो रिकॉल की बारी आती है, तो जब उसी तरीके का सेम संदर्भ होता है, सेम कॉन्टेक्स्ट होता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में व्यक्ति उस तरह की सूचनाओं को बहुत आसानी से ईजिली रिकॉल कर पाता है, ईजिली सूचनाओं को दोबारा प्राप्त कर सकता है। मतलब जिस कॉन्टेक्स्ट में सूचना को याद किया गया है उसी कॉन्टेक्स्ट में दोबारा रिकॉल करना बहुत ईजी होता है। ऐसा नहीं है कि अगर अलग तरह का कॉन्टेक्स्ट मिलेगा तो सूचनाएं याद ही नहीं होंगी, पर थोड़ी मुश्किल होती हैं। अगर सेम कॉन्टेक्स्ट है तो चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। जैसे किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात की जा रही है और उस समय फिर व्यक्ति के दिमाग में उससे संबंधित बहुत तरह तरह की चीज़ें याद आ जाती हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ से संबंधित बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। उसे क्या कहते हैं? कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी कहा जाता है। दूसरी तरह की जो मेमोरी बताई गई या रिट्राइवल क्यूज के थ्रू जो मेमोरी बनती है वो है स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी। स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी जो होती है वो स्टेट डिपेंडेंट रिट्राइवल क्यूज के थ्रू फॉर्म होती है। अब इसमें होता है कि हम जब किसी भी तरह की सूचना को व्यक्ति ग्रहण कर रहा होता है, लर्न कर रहा होता है, तो उस समय उसका स्टेट कैसा है, उसकी आंतरिक अवस्था कैसी है, मतलब वो हैप्पी है या सैड है। अगर वो जॉयफुल मूड में है, खुश है, तो जो सूचना उसने खुशी के मूड में स्टोर की हुई हैं, अपने दिमाग में सेट की हुई हैं, अपने ब्रेन में स्टोर की हुई हैं जिन सूचनाओं को हैप्पीनेस वाले मूड में, जब दोबारा हैप्पीनेस के मूड की सिचुएशन होती है तो उस स्थिति में वो हैप्पीनेस के मूड में स्टोर की हुई इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से रिकॉल हो जाती है। जो सूचना व्यक्ति सैड मूड में या सैडनेस की सिचुएशन में स्टोर किया होता है, जब सैडनेस की सिचुएशन होती है तो उस तरह की सूचनाएं बहुत जल्दी रिकॉल हो जाती हैं। इसका मीनिंग ये है कि जो हमारी अवस्था होती है उस पर भी मेमोरी का रिकॉल डिपेंडेंट होता है, उस पर भी डिपेंड करता है कि जिस तरह की व्यक्ति की मानसिक अवस्था होगी उस तरह की सूचनाओं के व्यक्ति बहुत तेज़ी से रिकॉल कर पाता है और उसकी अपोजिट अवस्था में थोड़ी इतना आसानी से रिकॉल नहीं हो पाती है। अब अगर कोई भी व्यक्ति अगर सामान्य ज़िंदगी में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर इन सब चीज़ों को अपनी रोज़ की ज़िंदगी में महसूस करना चाहे, उनको समझना चाहे, तो व्यक्ति बहुत आसानी से समझ सकता है। कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए किसी के जीवन में किसी के यहाँ शादी है या किसी के यहाँ किसी भी तरह की पार्टी चल रही है, तो दो लोग बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं उस जॉयफुल मूड में, उस हैप्पीनेस की सिचुएशन में, तो आपने ये अपने जीवन में महसूस किया होगा कि उस सिचुएशन में बहुत सारी ऐसी खुशी की बातें याद आती हैं कि जब हम किसी और दूसरे के बारे में बात करते हैं कि जब हम उनकी शादी में गए थे तब हमने वहाँ पे भी ऐसे ही इंजॉय किया था, जब हम कहीं और पार्टी में गए थे तब हमने भी वहाँ पे ये चीज़ें खाई थी। तो इसका मीनिंग ये है कि जैसी हमारी मानसिक अवस्था होती है वो चीज़ें हमें ऑटोमेटिक याद आती चली जाती हैं। कहीं कोई दुख की बात आती है तो वहाँ पे भी जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो उनको बहुत सारी उस दुख से संबंधित चीज़ें कि भाई वहाँ पे ऐसा हुआ था, वहाँ पे वैसा हुआ था, वो चीज़ें ऑटोमेटिक याद आ जाती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं और समझते हैं, खास करके मनोविज्ञान से संबंधित साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजी क्या है, मन और व्यवहार का विज्ञान है। तो जो भी हम जिस भी तरह का व्यवहार करते हैं, जो भी हमारी मानसिक अवस्था होती है, जो भी मनोविज्ञान में बताया जाता है, इसको हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो हम नॉर्मल तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। इसके लिए साइकोलॉजी का स्टूडेंट होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो आज हमने लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में डिटेल में स्टडी किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है, हमारे द्वारा बताई गई जो भी हम इसमें बता रहे हैं, जो भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर हमारे बताने का तरीका, हमारे समझाने का तरीका और हमारे द्वारा दी गई सूचनाएं अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं, यूजफुल लग रही हैं, आपके काम आ सकती हैं, इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।